उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए सामूहिक बलात्कार ने न केवल इस प्रदेश और देश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए, बल्कि अब सवाल सरकार और पुलिस प्रशासन की नीयत पर भी उठने लगा है। इस घटना में पहले ही पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठ रहे थे और अब तो बात लापरवाही से काफी आगे निकलकर संवेदनहीनता के दायरे को पार करती हुई खुलकर सत्ता की चाकरी करने तक पहुंच गई है। हाथरस की घटना के बारे में पढ़ सुनकर ही किसी भी संवेदनशील इंसान के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सत्ता की चाकरी में लगी है उत्तर प्रदेश की पुलिस? नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। तो हाथरस की घटना के बाद से सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह से अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को शायद धार्मिक भावनाओं के अलावा कोई और भावना समझ में ही नहीं आती है। आप याद कीजिए, एक वक्त था जब यूपीए के कार्यकाल में हुई घटनाओं पर भाजपा नेता स्मृति ईरानी सड़कों पर जनता की जुझारू प्रतिनिधि के अभिनय में नजर आती थीं, लेकिन अभी महिला एवं बाल विकास मंत्री होने के बावजूद उन्हें हाथरस मामले में दो शब्द कहने में 2 दिन लग गए। उन्होंने कहा कि दोषी जल्द ही फांसी के फंदे पर लटकेंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है, मगर अभी जिस तरह का रवैया पुलिस का है उसे देखकर डर लग रहा है कि कहीं उस दलित युवती के साथ किस तरह का दुराचार हुआ, इसकी सही जानकारी कानूनन दर्ज होगी भी या नहीं, क्योंकि सजा तो दोषियों को भी तभी मिलेगी जब उन पर जुर्म साबित होगा। 14 सितंबर को हुई इस घटना में 29 सितंबर तक 3 बार पुलिस ने एफआईआर की धाराओं को बदला है। पहले केवल हत्या के प्रयास की बात दर्ज हुई, फिर गैंग रेप की बात और अब पीड़िता की मौत के बाद हत्या की धाराएं जोड़ी गई हैं। लड़की ने अस्पताल में दिए अपने बयान में गैंग रेप की बात कही थी, लेकिन पुलिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही आगे बढ़ती है और उसमें अभी इस बात की पुष्टि होना बाकी है कि गैंग रेप हुआ था या नहीं। दरअसल लड़की अपनी मां को जिस हाल में मिली थी उससे उसे बड़ी मुश्किल से बघला के सरकारी अस्पताल तक ले जाया गया था। यहां उसका मेडिको लीगल नहीं किया जा सका क्योंकि उसकी हालत बेहद खराब थी। उसे एमएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया और वहां से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। इस बीच लड़की ने पहले होश आने पर एक लड़के का नाम लिया, फिर बाद में बाकी लोगों के नाम भी बताए जिन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके साथ इतनी दरिंदगी हुई हो वो एक बार में अपनी आप बीती कैसे बयां कर सकती है, जरा सोचिए। फिर यहां तो उसकी जुबान से लेकर रीढ़ की हड्डी तक सब उसके आत्मसम्मान के साथ चूर चूर कर दी गई थी और इंसानियत के बचे खुचे अवशेष तब राख हो गए जब पीड़िता का अंतिम संस्कार आधी रात को पुलिस वालों ने कर दिया। पुलिस वालों ने घर वालों को इतना मौका भी नहीं दिया कि वे अपनी बच्ची का चेहरा आखिरी बार देख लेते। उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी अब तक उसके परिजनों को नहीं दी गई है और अब उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि उसके परिजनों का विपक्ष के नेताओं, खासकर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से कोई संपर्क हो पाए। दरअसल मजबूत और ईमानदार शासन प्रशासन का ढोल पीटने वाली भाजपा सरकार भीतर से इस कदर डरी हुई है कि उसे विपक्ष के नेताओं के पैदल मार्च से भी तकलीफ हो रही है। इसीलिए आज पहले राहुल और प्रियंका गांधी को नोएडा बॉर्डर पर ही आगे बढ़ने से रोक दिया गया और जब उन लोगों ने हाथरस तक पैदल जाने का निर्णय लिया तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस बीच राहुल गांधी के साथ थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। धक्का मुक्की की वजह से राहुल गांधी सड़क के किनारे गिर गए। खैर, राहुल का गिरना ज्यादा मायने नहीं रखता है क्योंकि वो आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस देश की आम जनता सरकार की ऐसी संवेदनहीनता का धक्का रोज खा रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस मौके पर अकेले राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को पुलिस की सख्ती से 2-4 क्यों होना पड़ा। जरा सोचिए, सोशल मीडिया पर मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना जैसे दिखावटी जुमले लिखने वाले बड़े पुरस्कार विजेता या उत्तर प्रदेश पुलिस से खून के आंसुओं का हिसाब मांगने वाले तथाकथित राजनेता, समाजसेवी, महिला अधिकारों पर वेबिनारों में व्यस्त बुद्धिजीवी, बसपा, सपा, वामदल, दलित राजनीति के पुरोधा, ये सारे लोग क्या इस मौके पर एकजुट होकर हाथरस जाने का निश्चय नहीं कर सकते थे? क्या आधी आबादी के साथ दरिंदगी पर गुस्सा भी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से आता है? अगर आज राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के साथ तमाम पार्टियों के लोग हाथरस जाने का निश्चय करते, निर्णय लेते, तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस सबको रोकती? और अगर रोकती तो इस बहाने एक बड़ा जन आंदोलन महिला सुरक्षा के नाम पर खड़ा नहीं हो जाता?
इसका लाभ देश भर की महिलाओं को मिलता, फिर चाहे ये कांग्रेसी परिवार की महिलाएं हों या भाजपाई परिवार की या किसी और राजनीतिक दल के समर्थक परिवार की। दरअसल महिलाओं के लिए शोषण और तकलीफें तो धर्म, जाति, राजनीतिक दल सबसे परे एक समान ही हैं। हाथरस की घटना के बाद बलरामपुर और राजस्थान में भी ऐसी ही घटनाओं की खबर सामने आई है और जब तक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को राजनीति के नजरिए से तौला जाता रहेगा तब तक ऐसी घटनाओं पर कोई लगाम नहीं लगेगी। ये आप समझ लीजिए, जान लीजिए। हमने देखा है कि समाज का खून दिल्ली से लेकर उन्नाव और कठुआ तक खौला, लेकिन दो चार राजनीतिक जुमलों से इस खौल पर ठंडे पानी के छींटे पड़ जाते हैं और वो शांत हो जाता है। जनता शायद सचमुच ये मानने लगी है कि राम मंदिर बनेगा तो राम राज आ जाएगा, केवल बातों से भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, मन की बात से सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि भारत किसी आश्रम का नाम नहीं है, यह तो एक देश है। लेकिन आश्रम जहां एक व्यक्ति प्रवचन दे, योगासन के दो चार करतब दिखाए, मोर को दाना चुगाए और जनता यही देखते रहे कि मोर पंख में कितने रंग हैं। भारत एक महादेश का नाम है जिसकी असली छटा यहाँ की विविधताओं से भरी सांस्कृतिक परंपरा और यहाँ के मेहनतकश लोगों से है। उस आम जनता का रोजाना अपमान होगा तो इस देश की खूबसूरती बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। भारत माता की काल्पनिक छवि की पूजा से बेहतर है कि समाज जीती जागती औरतों का सम्मान करे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।